वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ हैपी अकेडमी बाय अमान सर योर होस्ट एंड दोस्त। तो हम इस सीरीज के अंदर क्या पढ़ रहे हैं? हम इस सीरीज के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमने कैपिटल स्ट्रक्चर तक लास्ट क्लास के अंदर कंप्लीट कर लिया था। आज इस क्लास के अंदर हम बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन कंप्लीट करने जा रहे हैं, दैट इज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। और अब आपको याद ही होगा जब हमने इन्वेस्टिंग डिसीजन पढ़ा था, है ना, पहली वीडियो के अंदर इन्वेस्टिंग डिसीजन के अंदर मैंने आपको क्या बताया था? हम पैसा कहाँ पे लगाते हैं, याद करो। मैंने बोला था हम पैसा दो एसेट्स पे लगाते हैं। एक एसेट कौन सी है हमारी? एक है फिक्स्ड एसेट्स और एक कौन सी है? एक है हमारी करंट एसेट्स, है ना। अब जो फिक्स्ड की हम बात करते हैं, जो फिक्स्ड के ऊपर हम पैसा लगा रहे हैं वो है हमारा कैपिटल बजटिंग डिसीजन। यानी कहने का मतलब वो पैसा जो हम अलग से कहाँ रख रहे हैं, बताओ। वो पैसा जो हम अलग से संभाल के रख रहे हैं फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में, उसी को तो फिक्स्ड क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। तो हमें इस डिसीजन के अंदर क्या बताना है? हमें इस डिसीजन के अंदर बताना है कि हम अपनी फिक्स्ड कैपिटल कब ज्यादा रखेंगे और कब कम रखेंगे, हमें ये बताना है। समझ में आ गई बात? यानी हमें पैसा किस पे लगाना है? फिक्स्ड एसेट्स पे। लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स पे हम पैसा लगाएंगे और हमारे पास जो पैसा रखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने में, उसको हम बोलेंगे फिक्स्ड कैपिटल। अब मैं बोल रहा हूँ फिक्स्ड कैपिटल हमें ज्यादा रखनी है या कम रखनी है, इस टॉपिक के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, वही फाइनलाइज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मेंशन करे हुए हैं, है ना। अब वो फैक्टर्स की अगर बात करी जाए तो ये कौन से फैक्टर्स हैं? ये हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल बजटिंग डिसीजन, तो इसमें पहला आता है हमारे सामने नेचर ऑफ द बिजनेस। पहला कौन सा है? नेचर ऑफ द बिजनेस। अब अगर बिजनेस के नेचर की हम बात करें, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। अब अगर बिजनेस के नेचर की बात करी जाए तो बिजनेस का नेचर दो टाइप का होता है। ढंग से सुनना, दो के अलावा तीसरा नहीं होता। या तो बिजनेस होगा आपका, या तो बिजनेस होगा आपका मैन्युफैक्चरिंग का। किसका? मैन्युफैक्चरिंग। या फिर बिजनेस होगा आपका ट्रेडिंग का। किसका? ट्रेडिंग का। बस ये दो ही टाइप के बिजनेस है, तीसरा बिजनेस नहीं है। अब इसका मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है आप सामान बनाते हो, आप प्रोडक्शन करते हो। क्या करते हो? प्रोडक्शन। आप प्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व लो। प्रोडक्शन का मतलब आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो, है ना। ठीक, तो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में। अदरवाइज एक बंदा है, ये इंसान मैन्युफैक्चर करता है, ये सामान उससे खरीदता है और आगे बेचता है ना, तो उसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब ही क्या होता है? ट्रेडिंग का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग, है ना। आपने पीछे से खरीदा और सामान आगे बेच दे, दैट इज द ट्रेडिंग, उसको हम ट्रेडिंग बोलते हैं। करेक्ट है बात? अब दो टाइप के बिजनेस हैं, एक है मैन्युफैक्चरिंग और एक है क्या आपका? ट्रेडिंग। तो अब अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी, और ट्रेडिंग है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसी? सिंपल। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगी? ज्यादा। फिक्स्ड कैपिटल, ऐसे एफसी लिख रहा हूं, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। और अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है तो फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कम, है ना। अब यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट क्यों ज्यादा? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग है, लैंड खरीदना पड़ेगा, बिल्डिंग मशीनरी सब सेटअप करना पड़ेगा, है ना, पूरा प्लांट सेटअप करना पड़ेगा। तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, और ये सारे काम आपको ट्रेडिंग में करने की जरूरत नहीं होती, तो वहाँ फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। बोलो, बात समझ में आ गई, है ना? क्लियर है बात? आगे चलें। उसके बाद आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। देखो कितना सिंपल पॉइंट है। अब स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात करी जाए, दो टाइप के स्केल हो गए आपके, ठीक है। एक तो आपका हो गया लार्ज स्केल, ठीक है, एक हो गया आपका स्मॉल स्केल, है ना। तो लार्ज स्केल में फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी ज्यादा और स्मॉल के अंदर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। क्यों? अरे बड़े बिजनेस के अंदर, ठीक है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, ज्यादा लैंड, ज्यादा मशीनरी, ज्यादा प्लांट्स, ठीक है। और ऐसी स्मॉल बिजनेस के अंदर ये सारी चीजें कम लगेंगी, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। आगे चले, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन पे। अब टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन की बात करी जाए तो देखो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के अंदर दो टाइप की टेक्निक्स है हमारी, है ना। अब दो टाइप की टेक्निक्स के अंदर एक है हमारी, बता रहा हूँ, लेबर इंटेंसिव, और एक है हमारी कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। एक है हमारी लेबर लेबर इंटेंसिव और एक है हमारी कैपिटल इंटेंसिव। अब लेबर इंटेंसिव जहां पे लेबर ज्यादा यूज होते हैं और मशीनरी कम यूज होती है,
तो जहाँ पे लेबर ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं वहाँ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपको कम पड़ेगी। और जहाँ पे मशीनरी ज़्यादा यूज़ हो रही है, ठीक है, आप मशीनरी ज़्यादा, टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज़ करते हो, मशीनरी वगैरह, ठीक, लेबर कम यूज़ कर रहे हो, मैन पावर कम यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। सिंपल सी बात, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है। उसके बाद आता है ग्रोथ। सिंपल, अगर आपको फ्यूचर में क्या करना है, ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है ऑपरेशंस, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी ज़्यादा ही लगेगी। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होनी है, ज़्यादा, है ना। और अगर आपको फ्यूचर में ग्रो वगैरह नहीं करना, ठीक है, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आप कम से भी काम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। ठीक है, आगे चलें। ठीक, तो अगर ग्रो करना है तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा, ग्रो नहीं करना, ठीक है, आपके कोई फ्यूचर में प्लान्स अभी नहीं है, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। आप अपने पास वो पैसा जिससे आप फिक्स एसेट खरीदोगे वो कम भी रख के काम चला सकते हो। फिर आता है हमारे सामने डाइवर्सिफिकेशन। अब अगर डाइवर्सिफिकेशन की बात करी जाए, ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आप न्यू वेराइटीज, न्यू प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो। तो जैसे मैं बोलूँ, मैं आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ और मैं बिजनेस स्टडीज पढ़ाने लगा, तो मैंने क्या करा, मैंने डाइवर्सिफाई करा। तो डाइवर्सिफाई का मतलब होता है क्या करना, न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू सर्विसेज ऐड करना, है ना। तो अगर आप क्या कर रहे हो, अगर आप डाइवर्सिफाई कर रहे हो, क्या कर रहे हो, डाइवर्सिफाई, ठीक है, तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो, आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा चाहिए होगी। क्यों ज़्यादा चाहिए होगी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, क्योंकि जब आप नए प्रोडक्ट लॉन्च करोगे, नई सर्विसेज ऐड करोगे, तो उसके लिए इक्विपमेंट्स वगैरह भी तो लगाओगे। और अगर डाइवर्सिफाई नहीं कर रहे तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। तो सेम बात है, देखो, ग्रोथ और डाइवर्सिफिकेशन एक ही बात, अगर कर रहे हो तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा, अदरवाइज आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, कोई प्रॉब्लम की बात। ठीक है, आगे चलें। ठीक, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। सिंपल बात, अगर आप टेक्नोलॉजी क्या कर रहे हो, अपग्रेड कर रहे हो, न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, चलो ऐसे मैं अपने ऊपर मान लो, मेरे को आईफोन खरीदना है। क्या खरीदना है, आईफोन 16। पैसा ज़्यादा लगेगा कम, ऑब्वियसली सर ज़्यादा, कैपिटल ज़्यादा, फिक्स कैपिटल कम। तो अगर आपको न्यू मशीनरी खरीदनी है, ठीक है, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी खरीदनी है, तो फिक्स कैपिटल ज़्यादा लगती है। अगर नहीं खरीदनी तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट आपकी कम। सिंपल, हमें यही तो बताना, फिक्स कैपिटल ज़्यादा, फिक्स कैपिटल कम। उसके बाद आता है, अब देखो दो फैक्टर्स है, मैंने एक में मर्ज कर दिए, एक है अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस और एक हमारा लीसिंग फैसिलिटी, है ना। अब ये क्या है, आओ जरा समझे बात को। देखो, अगर बात करी जाए अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंस की, तो यहाँ फाइनेंस का क्या मतलब है, यहाँ पे फाइनेंस का मतलब है लोन। अब मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको लोन आसानी से मिल जाता है, बहुत इजीली मिल जाता है, लोन अवेलेबल हो जाता है, तो आपकी फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है। क्यों, आपको अपने पास फिक्स कैपिटल मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोन लेके मशीनरी खरीद सकते हो। सुन रहे हो बात, फिक्स कैपिटल का मतलब क्या है, वो पैसा जो मेरे को अपने पास होल्ड करना है मशीनरी खरीदने के लिए। मैं बोल रहा हूं, मेरे को लोन मिल जाएगा तो मेरे को फिक्स कैपिटल रखने की क्या जरूरत है, मेरे को लोन मिल जाएगा, ठीक है, तो मेरे को फिक्स कैपिटल अपने पास रखने की क्या जरूरत है, क्योंकि मैं तो लोन लेके काम चला सकता हूं, सिंपल है ना। बट अगर मेरे को लोन नहीं मिल रहा, ठीक है, मेरे को लोन लोन नहीं मिलता, मेरा बेटा सिविल खराब है, तो अगर आपका सिविल खराब है तो आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा अपने पास पैसे रख के चलने पड़ेंगे, क्योंकि आपको कोई लोन नहीं देगा। और ऐसे ही लीसिंग की बात आती है। अब जब बात आती है लीसिंग की, तो लीसिंग का मतलब हो गया रेंट। अगर मैं बोलूँ मैं मशीन नहीं खरीद रहा, मैं मशीनरी को किस पे ले रहा हूँ, रेंट पे, अगर आपको मशीनरी रेंट पे मिल जाती है, तो भी आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप रेंट करो, काम चलाओ, फिर वापस कर दो। समझ में आ गई बात। बट आपको रेंट पे नहीं मिलती, आपको खरीदनी पड़ती है, परचेज करनी पड़ती है, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा। सिंपल, है ना। आगे चलते हैं, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आता है हमारा लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। अब लेवल ऑफ कोलैबोरेशन ज़रा जल्दी देख लो, ठीक है, ये भी खत्म करे बात। ठीक, वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करनी है, शॉर्ट में निपटाना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक्स हैं ये, जल्दी पढ़ो, इनको ख़त्म करो, इन पे टाइम ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अब इधर देखो, कोलैबोरेशन की बात अगर हम करें, तो अगर हम क्या कर रहे हैं, हम किसी से कोलैबोरेट होकर काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं आपको बीएसटी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैंने किसी अकाउंट्स टीचर से क्या कर लिया, मैंने किसी अकाउंट्स टीचर से क्या कर लिया, कोलैबोरेशन कर लिया, ठीक है, अकाउंट टीचर से।
तो क्या हमारी फिक्स कैपिटल दोनों की कम रिक्वायरमेंट हो जाएगी? आंसर इज यस, क्योंकि आधी कैपिटल 50% मैं लगाऊंगा, 50% अकाउंट्स वाले टीचर लगाएंगे, है ना, और पूरा सेटअप क्रिएट हो जाएगा। तो जब आप किसी से कोलैबोरेट होकर काम करते हो तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? कम। बट अगर आप सोलो चल रहे हो, अकेले चल रहे हो, अकेले बिजनेस कर रहे हो, आप कोलैबोरेट नहीं कर रहे, तो आपकी फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। बोलो, बात समझ में आ गई है? ठीक है, क्लियर है? अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस आती है। इंपॉर्टेंट अभी मत करो, इंपॉर्टेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। पहले हम जरा सारी चीजें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पढ़ लें। जैसे मैंने अभी आपको क्या कराया, मैंने आपको फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट पढ़ाई, कैपिटल बजटिंग डिसीजन पढ़ाया है। ऐसे ही आपके सामने क्या आ रहा है? ऐसे ही आपके सामने वर्किंग कैपिटल डिसीजन आने जा रहा है। ठीक, अब वर्किंग कैपिटल डिसीजन क्या है? वर्किंग कैपिटल डिसीजन की बात करें तो वो पैसा जो हमें किस पे लगाना है? जो हमें करंट एसेट पे लगाना है। किस पे लगाना है? करंट एसेट्स को खरीदने में पैसा चाहिए है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे वर्किंग कैपिटल। वो पैसा जो हमें किस लिए चाहिए बताओ? ठीक है, जो वो पैसा जो हमें करंट एसेट्स को खरीदने में चाहिए। फिक्स एसेट को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए, फिक्स कैपिटल। करंट एसेट्स को खरीदने के लिए जो पैसा चाहिए, वर्किंग कैपिटल। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब वर्किंग कैपिटल की एक बात और सुन लो। वर्किंग कैपिटल टेक्निकल टर्म्स में चले जाऊं तो एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये क्या है? ये आपकी वर्किंग कैपिटल है। मतलब वो करंट एसेट जिसके थ्रू आप अपनी करंट लाइबिलिटी पे ऑफ कर सकते हो, ठीक है, वो कितनी ज्यादा है? वही आपकी वर्किंग कैपिटल है। इन सिंपल लैंग्वेज, वर्किंग कैपिटल वो पैसा जिससे आप अपनी करंट एसेट्स खरीदोगे, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिखवा भी रखा, वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, अब करंट एसेट्स के एग्जाम्पल देख लो क्या क्या होते हैं। कैश इन हैंड, डेटर्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एटसेट्रा। क्लियर है बात? ठीक, अब फिर से वही फैक्टर्स हमें पढ़ने हैं जो अभी हम पढ़ के आए हैं, सेम वैसे ही फैक्टर्स हमें वर्किंग कैपिटल के अंदर भी करने हैं। और वर्किंग कैपिटल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, ठीक है। मैंने बीच में इंपॉर्टेंस हटवा दी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो, ठीक है। जो जो बात इंपॉर्टेंट है वो आप यहाँ पे पहले कवर करो। सबसे पहले आता है ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक, अब अगर हम ऑपरेटिंग साइकिल की बात करें, ठीक है, सुनना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, ऑपरेटिंग साइकिल की अगर हम बात करें तो होती क्या है, पहले वो समझा दूं। आपको पता है सबसे पहले हम लोग अगर प्रोडक्शन करना होता है, रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं। क्या करते हैं? हम रॉ मटेरियल एक्वायर करते हैं। फिर रॉ मटेरियल के साथ क्या करते हैं? रॉ मटेरियल को हम सेमी फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं, सेमी फिनिश गुड्स के अंदर, है ना। और फिर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं? उसको हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड्स में, है ना। फिर हम उसको बेचते हैं, तो बेचते हैं तो फिर डेटर्स क्रिएट हो जाता है। उधार पे सामान बेटा बेच दिया जाता है, डेटर्स क्रिएट हो जाते हैं। फिर डेटर्स के पास हाथ फैलाते हुए जाते हैं, बोलते हैं लाओ भाई हमारा पैसा दो। फिर हम उनसे कैश रियलाइज करते हैं, और फिर कैश रियलाइज करने के बाद दोबारा से हम क्या खरीदते हैं? रॉ मटेरियल खरीदते हैं। इस पूरी साइकिल को हम क्या बोलते हैं? इस पूरी साइकिल को हम ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। ध्यान रखोगे बात? ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अब इस ऑपरेटिंग साइकिल की अगर लेंथ लेंथ ज्यादा है, बड़ी लेंथ है, काफी टाइम में आपके पास कैश रियलाइज होता है, रॉ मटेरियल को एक्वायर करने के बाद दोबारा से डेटर्स जो कैश रियलाइज होता है बहुत लेट होता है, काफी बड़ा टाइम लग जाता है आपको रियलाइज करने में कैश। तो इस टाइम पे आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी। क्यों? आपके पास कैश आने वाला है लेट, क्योंकि आपके डेटर्स हैं ढीले, वो आपको पैसा देते ही नहीं है। आपको 100 बार तो उनको रिमाइंडर भेजना पड़ता है, हाथ फैलाने पड़ते हैं, तब आपके पास पैसे आते हैं। तो आप अपने खर्चे कहाँ से चलाओगे? अब आपके माइंड में होगा सर खर्चे कौन से? अरे वर्कर्स को वेजेस कहाँ से पे करोगे? रेंट कहाँ से पे करोगे? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स कहाँ से पे करोगे? ठीक है, रॉ मटेरियल कहाँ से खरीदोगे? कितने 100 खर्चे हैं आपके, दिख रहे हैं आपको, ये कहाँ से चलाओगे? तो आपको अपने पास वर्किंग कैपिटल इनको चलाने के लिए ज्यादा रखनी पड़ेगी। तो इफ द लेंथ ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल इज लार्ज, देन you will have to maintain more working capital at your disposal. If the length of working capital operating cycle is less, then less working capital will be preferred. Simple. चलें आगे। उसके बाद आता है नेचर ऑफ द बिजनेस। ये तो आपको पता ही चल गया कितना सिंपल है। दो टाइप के हैं, एक तो मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है,
अब ये मैंने कहाँ पढ़ा है, प्रीवियस क्लास के अंदर, देख के आओ, ठीक है। और हाँ, प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ा है, इसको जाके चेक करो। और दूसरा कौन सा होता है, ट्रेडिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर ये होता है कि आपको गुड्स बनाने पड़ते हैं, प्रोडक्शन करना पड़ता है, तो इन्वेंट्री ज़्यादा मेंटेन होंगी नहीं होंगी, बताओ, यस। ट्रेडिंग के अंदर आपको कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करना पड़ता, कम इन्वेंट्रीज मेंटेन, यहाँ रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री भी और जो सामान प्रोड्यूस कर रहे हो उसकी भी इन्वेंट्री, दोनों की इन्वेंट्रीज मेंटेन करनी पड़ेंगी। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो जहाँ इन्वेंट्री ज़्यादा वहाँ वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, जहाँ इन्वेंट्री कम वहाँ वर्किंग कैपिटल कम। तो यहाँ वर्किंग कैपिटल ज़्यादा और यहाँ वर्किंग कैपिटल कम। सिंपल, आगे चलें। उसके बाद आता है स्केल ऑफ ऑपरेशन। अब स्केल ऑफ ऑपरेशन की बात करते हैं। अगर स्केल ऑफ ऑपरेशन लार्ज है, लार्ज लेवल पे आप बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, आप प्रोडक्शन करते हो लार्ज लेवल पे आप बेटा प्रोडक्शन कर रहे हो बहुत लार्ज लेवल पे, और लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हो तो इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन होंगी। प्रोडक्शन कहाँ पे हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है लार्ज लेवल पे, लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन है, तो बेटा इन्वेंट्रीज जो आप मेंटेन कर रहे हो वो भी ज्यादा है, और इन्वेंट्री ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। वाइस वर्सा, अगर स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हो, इन्वेंट्रीज कम, इन्वेंट्रीज कम तो वर्किंग कैपिटल कम। सिंपल, आगे चले। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखो, नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन बिजनेस साइकिल। देखो एक काम करते हैं, तीनों साइकिल एक साथ करा देता हूँ। एक तो मैंने आपको लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल करा दी, एक देखो आ रहा है बिजनेस साइकिल, और एक अभी प्रोडक्शन साइकिल और आएगा, ठीक है। कहाँ है, दे रखा है क्या, ये रहा, देखो प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं तीनों साइकिल एक साथ करा देता हूँ आपको, है ना। आओ जरा बात करते हैं, देखो जरा ढंग से। ऑपरेटिंग साइकिल की हमने बात कर ली, ठीक है। अब दो साइकिल रह रही है, एक बिजनेस साइकिल रह रही है और एक प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। पहले बिजनेस साइकिल कर लेते हैं, ठीक है, ये थोड़ी अलग है। अब बिजनेस साइकिल की बात करें तो बिजनेस साइकिल क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैं लेता हूँ जीडीपी, और यहाँ पे मैं लेता हूँ टाइम पीरियड, यहाँ टाइम ले रहा हूँ मैं, ठीक है। अब बिजनेस साइकिल क्या होती है, फेजेस होते हैं इकोनॉमी के, ऐसे ये ये जो फेजेस है ये बिजनेस साइकिल है। अब इसका मतलब क्या है, ढंग से सुनना बात को। इसका मतलब है कि जो आपको ये पीक दिख रही है, ये बूम का पीरियड है। यहाँ पे अरे यार, यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, बी, ये बूम का पीरियड है, प्रोस्पैरिटी भी बोलते हैं इसको। क्या मतलब, यहाँ पे इकोनॉमी के अंदर सारी चीजें बहुत बढ़िया चल रही हैं, डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, अच्छी खासी एग्रीगेट डिमांड है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है, सारी चीजें बढ़िया हैं, ठीक। फिर जब पीक आता है, फिर इकोनॉमिक कहीं ना कहीं धीरे 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 स्लो डाउन में जाने लगती है, देखो यहाँ पे, है ना। तो ये रिसेशन होता है, क्या होता है, ये रिसेशन। और जब ये प्रोलॉन्ग हो जाता है, बढ़ जाता है, सारी चीजें बेकार होने लगती हैं, एग्रीगेट डिमांड बहुत कम, ठीक है, प्राइस लेवल बहुत गिर जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट, मास अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, ये देखो इस लेवल पे, तो ये हमारा डिप्रेशन होता है, क्या होता है, ये डिप्रेशन पीरियड। बट फिर से देखो क्या होने, इकोनॉमी सुधरने लगती है ना, फिर से रिकवर करने लगते हैं, तो ये रिकवरी फेज होता है। कौन सा फेज होता है, रिकवरी फेज, है ना। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, समझ गए बात को, ठीक है। अब इधर आओ जरा। अब अगर बात करी जाए ड्यूरिंग बूम पीरियड, मैंने बोला बूम पीरियड में एग्रीगेट डिमांड ज्यादा, अच्छा डिमांड ज्यादा तो आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, यस, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो इन्वेंट्री ज्यादा मेंटेन करनी पड़ेंगी, सिंपल सी बात। चलो अब आप मुझे बताओ, इन्वेंट्री ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, सिंपल बात, करेक्ट है। और अच्छा एक्सट्रीम सिचुएशन ले लेते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग रिसेशन या डिप्रेशन क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड कम मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर, तो यानी प्रोडक्शन कम करोगे, इकोनॉमी के अंदर प्रोडक्शन कम, तो इन्वेंट्रीज कम और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। दिस इज द बिजनेस साइकिल, ध्यान रखना, ड्यूरिंग बूम पीरियड, ठीक है, मोर वर्किंग कैपिटल, ड्यूरिंग रिसेशन और डिप्रेशन लेस वर्किंग कैपिटल, और यही लॉजिक आपको देना है, खत्म। ऑपरेटिंग साइकिल, बिजनेस साइकिल, अब प्रोडक्शन साइकिल देख लो। अब अगर बात करें प्रोडक्शन साइकिल की, अब अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं, प्रोडक्शन बहुत सिंपल है, तो बहुत ही, रॉ मटेरियल आपने एक्वायर करा, उसको कन्वर्ट करा किसमें, सेमी फिनिश गुड्स में, ठीक है, और फिर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, फिनिश गुड्स के अंदर, ठीक है। ये आपकी क्या हो गई, प्रोडक्शन साइकिल हो गई, बात खत्म। इतनी सी प्रोडक्शन साइकिल है। ऑपरेटिंग साइकिल में तो बेचते थे, डेटर्स क्रिएट होते थे, फिर हम उसे कैश रियलाइज करते थे, ये होता था ना।
सिंपल, अगर प्रोडक्शन साइकिल की लेंथ ज्यादा है, ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको ज्यादा लगेगी, यानी रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्जन काफी टाइम ले लेता है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा। सिमिलरली अगर ये कम है, लेंथ छोटी है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम। सेम लॉजिक जो हमने ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर दिया था। कोई प्रॉब्लम की बात बोलो, क्लियर है? ठीक है, तो आगे का भी एक पॉइंट करा दिया है। अब देखो क्या आ रहा है, अब हमारा क्रेडिट अलाउड आ रहा है, ठीक। अब क्रेडिट अलाउड की बात करें तो क्रेडिट अलाउड और उसके साथ हमें क्रेडिट अवेल्ड दोनों एक साथ पढ़ने पड़ेंगे। दिख रहा है, देखो यहाँ लिखा है क्रेडिट अवेल्ड नीचे। आओ जरा बात करते हैं इसके ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो अगर बात करी जाए क्रेडिट अलाउड की और क्रेडिट अवेल्ड की, तो आपको समझना पड़ेगा इसका मीनिंग क्या है। क्रेडिट अलाउ का मतलब आप उधार पे सामान बेच रहे हो, मैं लिख रहा हूं अलाउड, बात हो रही है क्रेडिट की, ध्यान रखना। और यहाँ पे बोल रहे हैं अवेल्ड, ठीक है, हम ले रहे हैं उधार पे सामान। एक पे उधार पे सामान हम बेच रहे हैं, एक पे हम उधार पे सामान ले रहे हैं। यहाँ पे हम बेच रहे हैं, यहाँ पे हम ले रहे हैं। उधार पे आप सामान बेचते हो, ठीक है, क्रेडिट अलाउ करते हो। और आपकी जो क्रेडिट पॉलिसी लिबरल है, एल का मतलब, ठीक है, लिबरल। आप आराम, बहुत ढीले इंसान हो आप अपने कस्टमर से पैसा मांगते ही नहीं हो, अपने डेटर से पैसा ही नहीं मांगते, उनको रिमाइंडर ही नहीं भेज रहे। ऐसे समझ लो उस बात को। अगर आप लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, आपके पास डेटर से पैसा जो रियलाइज हो रहा है वो बहुत लेट हो रहा है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, लेट पैसा आएगा। बट अगर आप क्या फॉलो कर रहे हो, स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी आपकी, बहुत जल्दी पैसा मांग लेते हो, 2-2 दिन में तकादे कर देते हो, लो मेरा पैसा वापस करो, लो मेरा पैसा वापस। तो जब तक पैसा नहीं मांगोगे तब तक नहीं आएगा। तो बेटा, आपने अगर उधार दिया है तो आपको पैसा मांगने के लिए रिमाइंड कराना पड़ेगा, ठीक है, और रिमाइंड कराने के बाद पैसा आ रहा है जल्दी, तो कम वर्किंग कैपिटल, यानी स्ट्रिक्ट हो। अगर आप क्या हो बताओ, स्ट्रिक्ट हो, ठीक है, तो आप लेस वर्किंग कैपिटल से काम चला लोगे। बट अगर आप बहुत लिबरल हो तो भैया ज्यादा पैसा पॉकेट में रख के चलो, कोई दिक्कत। अब इसी का उल्टा कर देते हैं वहां पे। अगर आपका सप्लायर आपको इजीली क्रेडिट पे सामान दे देता है, ठीक है, वही सेम ऐसे ले लेते हैं, इजीली दे देता है, लिबरल या इजीली, तो आप अपने पास वर्किंग कैपिटल कम रख के चलोगे, क्योंकि वो उधार पे सामान दे रहा है आपको, सप्लायर पीछे वाला। बट अगर वो क्या है, वो स्ट्रिक्ट है, ठीक है, या आपको बहुत डिफिकल्टी होती है उधार पे सामान लेने में या उधार लेने में, तो आपको भाई वर्किंग कैपिटल अपने पास ज्यादा रखनी पड़ेगी। बिल्कुल अपोजिट है दोनों, इसलिए मैंने दोनों साथ में ही पढ़ाए हैं। बोलो, बात समझ में आ गई? ठीक है, क्लियर है? तो हमारा क्रेडिट अलाउड भी हो गया, क्रेडिट अवेल्ड भी हो गया। अब आता है ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स और सीजनल फैक्टर्स। चलो इधर आ जाओ, जरा बात करते हैं, ठीक है। अब अगर ग्रोथ की बात करें, अगर आपके सामने ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स है, आप ग्रो करना चाहते हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करके चलोगे। क्यों? ठीक है, देखो जब आप ग्रो करोगे तो आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा मेंटेन होंगी, ठीक है, आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे हो, एक्सपेंशन कर रहे हो, लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हो, तो ऑब्वियसली वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। बट अगर आपके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स नहीं है तो आप वर्किंग कैपिटल कम से काम चला सकते हो, क्योंकि आपकी ज़्यादा इन्वेंट्रीज वगैरह मेंटेन नहीं होंगी, ना ज़्यादा लेबर्स, ना ज़्यादा वेजेस जाएंगी, ना ज़्यादा रेंट जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक फैक्टर और था, उसके साथ यहीं समझा दूँ, सीजनल फैक्टर। अब अगर बात करी जाए सीजनल फैक्टर्स की, देखो आपका बिजनेस सीजनल है, तो यानी ऑन सीजन और ऑफ सीजन दो ही तो बनेंगे, ठीक। तो जब आपका सीजन आएगा तो आप प्रोडक्शन ज्यादा करोगे, इन्वेंट्री ज्यादा, और इन्वेंट्री ज्यादा तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा। ड्यूरिंग ऑफ सीजन अगर बात करी जाए, ठीक है, आपका सीजन नहीं चल रहा तो डिमांड ही नहीं है मार्केट के अंदर, डिमांड ही नहीं है तो आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे, और प्रोडक्शन नहीं कर रहे तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, क्योंकि आपकी इन्वेंट्रीज बहुत ही कम बन रही हैं। बोलो भाई, बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी हो गया, सीजनल फैक्टर्स भी हो गया। और अब बात करी जाए, ठीक है, तो हम कहाँ पे आ गए हैं, हम आ गए हैं अपने इन वाले फैक्टर्स पे, जिस पे मैंने आपका प्रोडक्शन करा दिया है। आओ ज़रा जल्दी जल्दी ख़त्म कर ले। टेक्नोलॉजी, सिंपल बात, अगर टेक्नोलॉजी आप अपग्रेड कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा, अपग्रेड नहीं कर रहे हो तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम, है ना। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, सिंपल बात, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब आप, चलो इसको मैं थोड़ा और समझा देता हूँ ठीक से। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है?
आपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही पढ़ लिया होगा एफिशिएंसी का मतलब। एफिशिएंसी का मतलब होता है कॉस्ट का कम हो जाना, कम खर्चा आना, है ना, कॉस्ट का कम हो जाना। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी का मतलब आप इतने बढ़िया, आपकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है या ऑपरेशंस आपके इतने अच्छे हैं कि आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट सबसे कम खर्चे में बनाते हो। कहने का मतलब, मान लो मैं ये पेन प्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, ये कंपनी ए है और ये कंपनी बी है। कंपनी ए इस पेन को 10 रुपए में बनाती है, ठीक है, और कंपनी बी इस पेन को 6 रुपए में बना देती है। ठीक है, बताओ किसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी अच्छी है? इनकी। इनको कोई बीट ही नहीं कर सकता फिर। समझ में आ रही बात? तो ऐसी कंपनीज की ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। वो क्या करेगी बताओ? ठीक है, वो अपने पास वर्किंग कैपिटल कम मेंटेन करके चलेगी। क्यों? क्योंकि उसके खर्चे ही कम आ रहे हैं तो पैसा कम लग रहा है। बट जिनका खर्चा ज्यादा हो रहा है उनको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा, जिसकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ठीक नहीं है। बोलो, सिंपल पॉइंट। उसके बाद आता है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेवल ऑफ कंपटीशन और इन्फ्लेशन। जरा तीनों देख लो। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ रॉ मटेरियल की बात करें तो बहुत जगह ऐसा होता है कि आपका रॉ मटेरियल इजीली अवेलेबल नहीं होता। अब इजीली अवेलेबल नहीं होने का मतलब क्या है? इजीली, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपने रिसेंटली देखा होगा, सेमीकंडक्टर्स की बात सुनी होगी आपने, है ना? ठीक है, जो गाड़ियों में भी लगते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर्स लगते हैं। तो ये लोग हम कहाँ से मंगाते हैं? हम चाइना से मंगवाते थे। ये सारी चीज़ें कहाँ से आती थी? चाइना से। बट अब रिसेंटली इंडिया इसके ऊपर इन्वेस्ट करने जा रहा है, गुजरात के अंदर एक प्लांट भी लगाया जा रहा है इसका, है ना? अब तो हम बनाने पे आ गए, बट सेमीकंडक्टर हमारे पास इजीली अवेलेबल नहीं होता क्योंकि चाइना से हमारे बहुत सारे इश्यूज चलते रहते हैं, है ना? तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा रॉ मटेरियल हो गया गाड़ी का, कार्स का, कि जो इजीली अवेलेबल नहीं होता हमारे पास कभी कभार। तो अगर हमारे पास ऐसा रॉ मटेरियल है जो इजीली अवेलेबल नहीं है, तो पहले से हमें खरीद के अपने पास इन्वेंट्री मेंटेन रखनी पड़ेगी ना उसकी, है ना? हमें नहीं पता कब वो सप्लाई रोक दे सामने वाला, हमें हमारे पास इजीली अवेलेबल है ही नहीं और हम उसका प्रोडक्शन कर नहीं रहे। तो इस टाइम आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ती है, क्योंकि आपको इनको खरीद के इनका स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा। बट कोई ऐसा रॉ मटेरियल जो इजीली अवेलेबल है, आज फ़ोन करा कल आ गया है, तो आप वर्किंग कैपिटल कम से भी काम चला सकते हो, कोई प्रॉब्लम। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ये रहा अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, उसके बाद लेवल ऑफ कंपटीशन। अगर मार्केट में आपको कंपटीशन फेस करने को मिल रहा है, मार्केट में आपके कंपेटिटर्स हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा मेंटेन करनी पड़ेगी। क्यों? आपके पास कब डिमांड आए आपको नहीं पता, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा ना। आपको अपने कंपेटिटर को बीट करना है, आपको अपने पास पैसे रखने पड़ेंगे। आपको उधर से कस्टमर खींच के लाने। फॉर एग्जाम्पल आपके कस्टमर आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं मेरे को 10,000 यूनिट चाहिए कल तक। अब आप ये थोड़ी उनको मना थोड़ी करोगे, क्योंकि मार्केट में बहुत कंपटीशन है। तो आपको पहले से ही सारी चीज़ें मेंटेन रखनी पड़ेगी, जिसके वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। करेक्ट है? तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी मोर व्हेन यू हैव कंपटीशन। बट जब आपकी मोनोपोली चल रही है, आप ही सिर्फ सिंगल सेलर हो, कम वर्किंग कैपिटल से काम चला सकते हो आप। आपकी चल रही है मार्केट के अंदर। क्योंकि लास्ट आता है हमारा इन्फ्लेशन। क्या आता है? इन्फ्लेशन। लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब इन्फ्लेशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा हल्का सा डिस्कशन करूंगा ताकि चीज़ें समझ में आ जाए। इन्फ्लेशन का मतलब होता है अ परसिस्टेंट राइज इन प्राइस इज नोन एज इन्फ्लेशन। प्राइस का लगातार बढ़ना, किसका? जनरल प्राइस लेवल का। इंक्रीज इन दी जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इज नोन एज इन्फ्लेशन। अ परसिस्टेंट राइज इन दी जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी इज नोन एज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में वर्किंग कैपिटल की अगर रिक्वायरमेंट हम देखें, ठीक है, तो क्या होनी चाहिए? आप हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचो। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोडक्ट की तरफ मत जाओ, आप पीछे जाओ अपने सप्लायर की तरफ। अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो ऑब्वियसली आपको फायदा इस चीज का ये सोचने में लग रहा हो कि हमारे प्रोडक्ट भी तो महंगे होंगे। करेक्ट है, वो प्रोडक्ट महंगे इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि आपको पीछे से जो कॉस्ट पड़ती थी वो भी बढ़ गई है। समझ रहे हो बात को? ये कह रहा हूं मैं। अब मैं बोल रहा हूं पीछे से जो आप रॉ मटेरियल या इनपुट्स बोल दूं, मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं इसको इनपुट्स बोलता हूँ। रॉ मटेरियल या इनपुट्स, इनपुट्स खरीदते हो, वो क्या हो गए? उनके प्राइस बढ़ गए हैं, महंगे हो गए हैं वो। और वो जैसे ही महंगे होंगे आपको पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा। पहले जितने पैसे में आप रॉ मटेरियल खरीद रहे थे, अब उतने पैसों में नहीं आएंगे वो। तो आपको अपने पास ज्यादा इन्वेंट्रीज, ठीक है, मेंटेन करनी है। तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए है। तो यानी जितनी इन्वेंट्रीज खरीदने में पहले पैसा लग रहा था, अब उससे ज्यादा लगेगा क्योंकि वो चीजें महंगी मिल रही हैं।
तो आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा। तो यानी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कब? इन्फ्लेशन में, यानी मैं ऐसे बोलूँ प्राइस राइज में, ठीक है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज़्यादा। और जब इन्फ्लेशन नहीं चल रही है, रिलैक्स है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का कोई प्रॉब्लम की बात, ठीक है। और देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे आके हमने पूरे 13 फैक्टर्स कर लिए हैं, मोर देन सफिशिएंट हैं जितने मैंने कराए, आपको इतने ही करने हैं। सारी वीडियोस को देख लो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएंगी सारी वीडियोस, मैंने अलाइंड करके बनाई हैं। एक के बाद एक वीडियोस देखते चले जाओ, आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे हमने जो आपको डिफिकल्ट चैप्टर लगता है वो बहुत ईजी तरीके से कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो इसी तरीके से वीडियो में बने रहिए, आपके सामने सारे के सारे चैप्टर्स हम इजी फॉर्म में, कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में कराएंगे। मैं इनकी केस स्टडीज भी लेके आऊँगा, एमसीक्यूज भी करेंगे, सारी की सारी चीज़ें कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय। टिल देन वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में। हमारे पास अलग अलग जगह से क्वेरीज आनी चाहिए कि सर ये टॉपिक पढ़ाइए, वो टॉपिक, तब हम मोटिवेट होंगे यहाँ पे आके, ठीक है। तो मैं अकाउंट्स की क्लास भी स्टार्ट कराऊंगा, मैथ्स की क्लास भी स्टार्ट करूंगा, सारी की सारी क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट होना स्टार्ट होगी। चलो बाय, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, गुड लक।